एएनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। आज आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आगामी रविवार को तय होगा, जिसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में होने जा रहे इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। आम आदमी पार्टी के देश भर में चुने गए जनप्रतिनिधियों का ये पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान समेत देश भर में चुने गए सभी विधायक और राज्यसभा सांसद शामिल होंगे। इसके अलावा देश भर में आम आदमी पार्टी के चुने गए पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, सरपंच और प्रधान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी ने देश भर में फैले अपने संगठन के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेज दिया है। सम्मेलन में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देश भर में चलाए जा रहे बीजेपी के ऑपरेशन लोटस और पार्टी संगठन की मजबूती पर जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा रविवार को होने जा रही राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप जनप्रतिनिधि सम्मेलन आम आदमी पार्टी करने जा रही है, किस तरीके की तैयारियां उसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सम्मेलन की, तो उसके लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर पूरे देश के जो कसते हैं, जो विधायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं, या फिर कहें कसते हैं और जो नेता हैं, चाहे वो पंचायत नेता हो या फिर कहें निगम पार्षद हो या फिर कार्यकर्ता हो, सबको दिल्ली के अंदर रविवार को मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सम्मेलन जो है वो किया जाएगा। इसके ये पहला आम आदमी पार्टी की तरफ से जन प्रतिनिधि सम्मेलन होगा, जिसके अंदर तमाम पूरे देश के, यानी कि भारत देश के अंदर जितने भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं, सभी मौजूद रहेंगे। और आने वाले दिनों के अंदर क्या रणनीति रहेगी और राज्य के अंदर चुनाव को लेकर वो भी तय किया जाएगा। यहां तक कि जो कह सकते हैं ऑपरेशन लोटस था, वो भी कहीं ना कहीं उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर भी दिल्ली सरकार को तोड़ने की कोशिश की गई थी, पंजाब के अंदर भी यही कोशिश की गई। इसको लेकर भी एक भाजपा के खिलाफ जो है शायद इसके अंदर रणनीति बनेगी और जिसके अंदर कहीं ना कहीं भाजपा को हराने के लिए भी कोशिश की जाएगी। और देखना होगा इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन से कितना आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यह पहला ऐसा राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा जिसके अंदर पूरे देश के आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। जी, आम आदमी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर जुड़ेंगे, उनसे मुलाकात होगी। किस तरीके का ये कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ इसमें खास होगा? देखिए, बिल्कुल बात सही कहा आपने। जनप्रतिनिधि सम्मेलन की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर पूरे देश के अंदर, चाहे वो पंजाब के हों या फिर कहीं और राज्य के हों, सभी लोग जो हैं वो इसके अंदर जुड़ेंगे। और यहाँ तक कि जो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है वो भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ राज्यसभा सांसदों की बात करें या विधायकों की बात करें या फिर निगम पार्षदों की बात करें या फिर पंचायत नेताओं की बात करें, सभी इस कैसे सम्मेलन में शामिल होंगे। और रविवार को इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। रविवार को यह सम्मेलन किया जाएगा, मगर देखना होगा इससे कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि यह पहला ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन होगा जिसके द्वारा कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जाएगी कि पूरे देश के अंदर एक आम आदमी पार्टी की जो लहर है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। जी, आम आदमी पार्टी को ये लहर को बढ़ाने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को न्योता दिया गया है। इसमें किस तरीके से जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, इसमें उनको क्या सम्मान दिया जाएगा, किस तरीके की जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल पा रही है वो यही मिल पा रही है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसके अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो किसी गांव से हो या फिर शहर से हो, सभी इसके अंदर मौजूद रहेंगे। उनको निमंत्रण दे दिया गया है और रविवार को इस सम्मेलन को जरूर किया जाएगा। मगर इस सम्मेलन के द्वारा कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन लोटस था, जो भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा था विधायकों को तोड़ने के लिए, उसके बारे में चर्चा होगी। और यहाँ तक कि उसके लिए
यह भी कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि भाजपा को किस तरीके से कमजोर करना है। आने वाले दिनों के अंदर गुजरात की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव है उसको लेकर बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को किस तरीके से हराना है या फिर उनके खिलाफ किस तरीके से रणनीति बनानी है, वो भी इस सम्मेलन के अंदर रणनीति बनाई जाएगी। और यहां तक कि जिस तरीके से आप गुजरात की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना वजूद तलाशती हुई नजर आ रही है, उससे तो लगता है कि भाजपा को कड़ी टक्कर दी जाएगी। जी, बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है, इसको लेकर दिल्ली में राजीव अब बात करें तो ये सम्मेलन जो होने जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को जब न्योता दिया गया है, सबको शामिल किया जाएगा, तो यहाँ पर आगामी 2024 के लिए और अगले विधानसभा चुनावों के लिए पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से तमाम कार्य किए जाए। जब रविवार को ये सम्मेलन होगा, कहाँ पर ये सम्मेलन है, कितने बजे तक शुरू होगा, उसको लेकर क्या जानकारी और रणनीति किस तरीके की बनाई जा सकती है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, अभी इस सम्मेलन की जानकारी पूरी तरीके से नहीं दी गई है, सिर्फ इतना बताया गया ये सम्मेलन किया जाएगा, मगर ये त्यागराज स्टेडियम के अंदर या फिर कहें तालकोटरा स्टेडियम के अंदर, दोनों में से एक जगह किया जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। और इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक कह सकते पर्दा सा डाला हुआ है आम आदमी पार्टी ने, ताकि किसी को भी इस चीज की भनक ना लग सके। मगर जैसे ही रविवार आएगा, यानी कि आज शुक्रवार है, कल ही इसका अनाउंस किया जाएगा और इसके अंदर पूरे देश के जो जनप्रतिनिधि होंगे वो शामिल रहेंगे और 2024 का जो लक्ष्य है उसको भी हासिल करने के लिए कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से गुजरात चुनाव की बात करें, हिमाचल चुनाव की बात करें या दिल्ली के अंदर निगम चुनाव की बात करें, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल किया जाए, ताकि आम आदमी पार्टी का वजूद जो है वो और ज्यादा बढ़े और राष्ट्रीय लेवल पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को खड़ा किया जा सके। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत सीएम योगी प्रदेश भर में नए बने 501 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 199 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान 3 से 6 साल की आयु की बच्चों के लिए बाल पिटारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए सहयोग मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यक्रमियों, मुख्य सेविकाओं के अलावा बाल विकास परियोजना से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत सीएम योगी प्रदेश भर में नए बने 501 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 199 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके साथ आपको बता दें कि 3 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए बाल पिटारा मोबाइल ऐप भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए सहयोग मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। 501 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ 199 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से आज पोषण माह का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी? देखिए, कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है पोषण माह की शुरुआत करेंगे और उसमें लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम होगा और लगभग 10 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती है वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ते किसी बच्चों को कुपोषित ना होने से बचाने के लिए वो अपना काम करेंगे और जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ आज की शुरुआत करेंगे और कहीं ना कहीं इस माह की शुरुआत करते ही बच्चे की जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हैं वहां पर जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं
उसको सौगात भी कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे जा रहे हैं कुपोषण माह की न बचने के लिए इसमें शुरुआत करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये जो पोषण माह है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों का भी लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा, साथ ही कई ऐप भी लॉन्च किए जाएंगे। देखिए, लगातार कल गांव को स्मार्ट बनाने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आंगनबाड़ियों की लगातार जो समस्याएं थी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आ रहा था और इसके बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनका कहीं ना कहीं शुरुआत करने का काम करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। और कई ऐसे ऐप है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगातार स्मार्टनेस से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि टैबलेट पहले ही दे चुके हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, उनको कहीं ना कहीं उस ऐप के माध्यम से जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी जो ट्रेनिंग है, वो सब चीजों से उससे जोड़ने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और कहा जा सकता है कि लखनऊ के लोक भवन में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो कि उत्तर प्रदेश के हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगी और सीएम योगी आदित्यनाथ आज इसका शिलान्यास भी करेंगे, लोकार्पण करने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो माह है उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत काम करेंगे। जिस तरीके से बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि एक ऐप का उद्घाटन जो लॉन्च करेंगे सीएम, देखिए उसमें बच्चों को किसी प्रकार कोई भी उत्तर प्रदेश का बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो और कहीं ना कहीं पूरी रिपोर्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को देना पड़ेगा और इस रिपोर्ट के माध्यम जो ऑनलाइन माध्यम है उससे कहीं ना कहीं जोड़ के ये दिया जाएगा। और इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ जो कितने बच्चों का कहा जा सकता है सर्वे के तौर पर भी जो कुपोषण से बच्चे ना हो उनको उनकी भी डिटेल भी दी जाएगी और जो पोषित है उनकी भी कहीं ना कहीं डिटेल देने का, लेकिन इस प्रकार की बच्चे उत्तर प्रदेश में कुपोषण का शिकार ना हो उनसे बचाने की सरकार का एक अथक प्रयास है। कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसकी ये बानगी देखी जा सकती है कि किस तरीके से कुपोषण माह का जो शुभारंभ है वो किया जा रहा है। अब सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, किस तरीके से कार्यक्रम होगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यहाँ पर मौजूद रहेंगी और कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। 11 बजे का कार्यक्रम है, लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री कार्यालय वहां से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसमें कई कार्यक्रम है। आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत से लेकर जो तमाम चीजें हैं, ऐप की लॉन्चिंग है, वो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में की जाएगी। ठीक है, अब जिस तरीके से इस कार्यक्रम में तमाम चीजें की जाएंगी, सीएम योगी कब तक पहुंचेंगे कार्यक्रम में, तैयारियां किस तरीके की? देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन द्वारा जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे से पहले के आसपास वो पहुंचेंगे और इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब की मान सरकार द्वारा आज एक नई पहल की गई है। आपको बता दें कि जेल मंत्री हरजोत बैंस ने जेल में कैदियों के लिए गलवकड़ी प्रोग्राम शुरू किया है। हवालाती और कैदी अब अपने अच्छे आचरण के लिए बेझिझक अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकेंगे और गलवकड़ी मीटिंग के लिए परिवार ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो पंजाब में मान सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला, एक नई पहल की गई है। जिसमें जेल मंत्री हरजोत बैंस ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने साफ कहा कि जो कैदी हैं वो गलवकड़ी प्रोग्राम जो है वो उनके लिए, कैदियों के लिए शुरू किया जा रहा है। इसके तहत गलवकड़ी मीटिंग के लिए परिवार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैदियों का अच्छा आचरण होगा जेल में उनको अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने का मौका दिया जाएगा और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो परिजन हैं, परिवार है, वो गलवकड़ी मीटिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उनको उनके परिवार से, उनके रिश्तेदारों से मिलवाया जाएगा और परिजनों से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। ये जो पहल है वो पंजाब में मान सरकार की ओर से जेल मंत्री हरजोत बैंस ने की।
तो पंजाब की मान सरकार द्वारा आज से एक नई पहल की गई है। आपको बता दें कि ये नई पहल पंजाब सरकार की ओर से जेल मंत्री हरजोत बैंस ने की है, जिन्होंने कैदियों को उनके परिवारों से मिलवाने का एक जिम्मा उठाया है, बेड़ा उठाया है और उसी के मद्देनजर उन्होंने एक कार्यक्रम की शुरुआत की। जेलों में अब गलवकड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जिन कैदियों का अच्छा आचरण जेलों में होगा वो अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। ये इस कार्यक्रम के तहत रखा गया है। गलवकड़ी मीटिंग के लिए जो परिजन हैं कैदियों के, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसके बाद जिनका अच्छा आचरण होगा उनके रिश्तेदारों से, परिवारों से कैदियों की मुलाकात करवाई जाएगी। पंजाब की मान सरकार ने ये अहम फैसला लिया है, जिसमें पंजाब की जेलों में अब गलवकड़ी कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद है। अमन, फिलहाल गलवकड़ी कार्यक्रम जिस तरीके से शुरू किया गया, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी, किस तरीके का यह कार्यक्रम? अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो ये बेसिकली जेलों में जो कैदी हैं, जो काफी लंबे समय से जिनका अच्छा आचरण हमेशा रहा है, उनके साथ उनके परिवार मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही सरकार की तरफ से एक पहल है कि उनके साथ मुलाकात करवाने का एक मौका उनको दिया जाए। अगर वो सुधरना चाहते हैं या उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो उन चीज़ों के लिए इसकी शुरुआत की गई है और इसको लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस होगा जिसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करने के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हो, उसके बाद नारो चाबी लेके आए। चलिए, तो पंजाब की मान सरकार द्वारा आज एक नई पहल की गई है। आपको बता दें कि मान सरकार ने यह नई पहल की जिसमें गलवकड़ी कार्यक्रम जेलों में चलाया गया है। इन कार्यक्रम के जरिए जो कैदी है वो अपने परिजनों से मुलाकात कर पाएंगे और उनके परिजन मुलाकात करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जब गलवकड़ी कार्यक्रम के लिए अप्लाई किया जाएगा तो वहां से चयनित होगा कि किसका आचरण अच्छा है, उसके बाद उनके परिवारों से मुलाकात कराई जाएगी। और आपको बता दें कि इसमें पंजाब सरकार ने ये नई पहल की है। जेल मंत्री हरजोत बैंस जिन्होंने ये आदेश दिए हैं कि गलवकड़ी नाम से एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम कैदियों के लिए शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से तिरुवनंतपुरम के कोल्लम के लिए रवाना हुए हैं। वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कोल्लम से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होने के लिए आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के 150 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करने के बाद एक दिन का विश्राम रखा गया था। अब शाम 4 बजे आज जब यात्रा में शामिल होंगे, उसके बाद शाम 4 बजे मुख्यमंत्री वापस लौट आएंगे। आपको बता दें कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर का सफर तय कर कश्मीर पहुंचेगी। यात्रा फिलहाल केरल के तिरुवनंतपुरम से होती हुई कोल्लम पहुंची है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 119 यात्री जो पैदल यात्रा कर कश्मीर तक की दूरी तय करेंगे। ये सभी लोग रोजाना में करीब 20 से 25 किलोमीटर चल रहे हैं। तो तिरुवनंतपुरम से कोल्लम के लिए जो यात्रा भारत जोड़ो है उसमें सीएम भूपेश बघेल जो है वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल उसके लिए रवाना कल शाम हो गए थे, जिसके बाद आज यात्रा में शामिल होने के बाद शाम 4 बजे वो वापस लौटेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर से शुरू हुई थी वो 3570 किलोमीटर का सफर तय करके कश्मीर पहुंचेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 119 यात्री जो हैं वो पैदल चलकर कश्मीर तक पहुंच रहे हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल सीएम भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा में, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, कल शाम को ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस मुलाकात के दौरान उसके बाद फिर जैसे ही रायपुर राजधानी पहुंचे, तत्कालिक तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हो गए। वहां कोल्लम से जो भारत जोड़ो यात्रा जो प्रारंभ होनी है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा वहाँ कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होकर के जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको सफल बनाने की जो तैयारी है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा यहाँ से मोहन मरकाम सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहाँ उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ 125 किलोमीटर की जो दूरी तय करने वाली जो बात है वो निकल करके सामने आ रही है। कई ऐसे जो भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के तमाम जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें विफलताओं को गिनाने के लिए जो तैयारी है वो लगातार जारी है। और निश्चित तौर पे इसको जो छत्तीसगढ़ है इसमें भी काफी ज्यादा सियासत की रंग जो है वो देखने को मिल रही है। भाजपा लगातार तंज कस रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश को छोड़ करके मुख्यमंत्री अलग अलग स्थान में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो विपक्ष की जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए वो लगातार जारी है। और इसके अलावा जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर के कांग्रेस किस तरीके से सफल बना पाती है उसको लेकर के काफी चर्चा में आ रही है। जी, अब भारत जोड़ो यात्रा में जब सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे, किस तरीके से ये जो यात्रा है लगातार चल रही है, हालांकि कल इस यात्रा का विश्राम रहा और आज एक बार फिर से यात्रा सुबह शुरू हो गई है, लगातार किस तरीके की समस्याएं इन यात्रियों को आ रही है? क्या हर तरफ से एक, क्योंकि जब पैदल चल रहे हैं तो सुकून भरी यात्रा तो नहीं है ये? देखिए, निश्चित तौर पे जो यात्रा है वो आम जन के लिए है, खास तौर से ऐसे जो केंद्र सरकार से परेशान हो गए हैं, खास तौर से ऐसे जो हताश होकर के आम जन को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे अन्य किसी भी केंद्र सरकार की योजना है उसमें विफलताओं को गिनाने के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा है। खास तौर से सांप्रदायिक दंगे जो लगातार जारी रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की किस्से को लेकर के केंद्र सरकार लगातार इसमें एक नया बिगुल फूंकते रही है, उसी को लेकर के कांग्रेस जो है लगातार बनाए रखने की बात की जा रही है, उसमें स्पष्ट नजर आए। तो निश्चित तौर पे देखने को ये भी मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा एक सफलता भी मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कई ऐसे जो दिग्गज नेता हैं जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और आने वाले अपने कल में जो राजनीति जो विसाव है, खास तौर से जो जहां चुनाव होने, चाहे गुजरात की बात किया जाए चाहे छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, सबसे अहम यहाँ के जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो किरदार निभा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार की जो योजना है उसको किस तरीके से व्याख्यान किया जा सकता है और उसकी नाकामी को गिनाया जा सकता है, इसमें स्पष्ट रूप से नजर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा में। जी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू की गई है कांग्रेस की ओर से। क्या अब क्योंकि कई प्रदेशों में चुनाव है, आगामी चुनावों के मद्देनजर भारत जोड़ने का कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्या जोड़ पाएगी? क्योंकि कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस को पहले खुद को जोड़ना चाहिए। नहीं, ये भी बात सही है केंद्र सरकार की, क्योंकि जो इस भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की जो कटाक्ष या फिर इसमें इस दरार की जो बात की जाए वो निश्चित तौर पे देखने को भी मिली है। और पहले भी इस तरीके से स्थिति बनी है, क्योंकि जो कांग्रेस में थे दिग्गज नेता थे वो सीधा सीधा भाजपा में सम्मिलित हो गए थे। ऐसी स्थिति में एक तरीके से ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जहां चुनावी की बिगुल है, खासतौर से ऐसे स्थान जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे स्थानों को लेकर के ये वहां के स्थानीय लोग हैं उनको, आम जन को महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और केंद्र सरकार की विफलताओं के बारे में किस तरीके से बताई जा सकती है, इसके बारे में खासा चर्चा है। और खासा चर्चा इसलिए भी है क्योंकि आम जन को महंगाई सच में कितनी मार पड़ रही है वो वास्तविकता धरातल में दिखाई दे रही है। क्योंकि हर एक किस्से, चाहे पेट्रोल डीजल की बात किया जाए, चाहे दाल चीनी की बात किया जाए, चाहे राशन की बात किया जाए, आम जनता त्रस्त है, त्राही त्राही मचा हुआ है। लेकिन एक और ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों को घर भी मिलते जा रहा है। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के आम जन में काफी ज्यादा उत्साहित भी है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात किया जाए, अन्य तमाम जो और योजना है जो सीधा केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात किया जाए, ऐसे विषयों को लेकर के अब तक के गिनाए नहीं गई। लेकिन आने वाले क्रम में कांग्रेस यही बिल्कुल फूंक रही है कि केंद्र सरकार की जो नाकामी है
वो धरातल में जो दिखाई पड़ रही है उसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। जी। अब जिस तरीके से लगातार यात्रा चर्चा में है, आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किस तरीके का फायदा इस यात्रा के जरिए मिलने वाला है? क्या अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या वहां पर कांग्रेस का, क्योंकि अभी भी सरकार है, आने वाले समय में क्या ये जो जनता है वो फिर से एक ही कांग्रेस को मैंडेट देगी? देखिए, यही चुनावी बिसात है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की जो तैयारी है वो लगातार जारी है। और जो यहाँ की कांग्रेस की जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, खासतौर से ऐसे जो माना जा सकता है कि जो आने वाली जो चुनाव है क्या किस तरीके से रणनीति बनाई जा सकती है उसकी है। चाहे बात की जाए यहाँ की, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ लगातार जो केंद्र सरकार की जो नाकामी है, चाहे हाल ही में जो दौरे कार्यक्रम किए गए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा, भाजपा के स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहाँ पहुंचे हुए थे, लगातार 3 दिनों तक दौरा रहा और एक सर्जरी भी हुई भाजपा में। तो ये कहीं ना कहीं ये भयावह स्थिति भी है और जो लोगों के ऊपर जो ट्रस्ट, खास तौर से आम जो कार्यकर्ता है उसके ऊपर भाजपा जो ट्रस्ट कर रही है, भरोसा जता रही है, वो कितना कारगर साबित होता है ये देखने वाली बात रही गई। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो नाकामी है उसको जो राज्य सरकार है, खासतौर से कांग्रेस सत्ता में जो आने वाली सरकार है, वो किस तरीके से बुनाती है और बताती है, ये भी चर्चा खास तौर से देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में कि अभी तक के कांग्रेस में सर्जिकल नहीं हो पाया है, क्योंकि कई ऐसे जो नेता हैं जिनको हटाना बेहद ही आवश्यक माना जा रहा है, जो कांग्रेस के लिए दीमक की तरह भी तैयारी किया जा रहा है। तो लेकिन ऐसी स्थिति में अगर क्या निर्णय लिया जाता है, जो आने वाले चुनाव में किस तरीके से फैसले होते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर शिमला आ रही है। ईसीआई की टीम 22 सितंबर को राजधानी पहुंचेगी। यहां राज्य निर्वाचन आयोग, सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक के साथ बैठकें करेगी। गौरतलब है कि हिमाचल में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य के निर्वाचन आयोग 1 महीने से मतदाता सूची बनाने में जुटी है। मतदाता सूची के अलावा दूसरी इंटरनल एक्सरसाइज भी साथ साथ चल रही है। इन तैयारियों की ईसीआई की टीम समीक्षा करेगी। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देगी। बताया जा रहा है कि ईसीआई की टीम 100% मतदान सुनिश्चित बनाने के लिए विशेष अभियान लॉन्च कर सकती है। इसके तहत राज्य में शतकवीर यानी 100 साल की आयु पूरा करने वाले मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में ईसीआई आवश्यक दिशा निर्देश देगा। राज्य में पोलिंग बूथ चिन्हित करने का काम भी चल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल ईसीआई की टीम जो है वो अब शिमला दौरे पर आ रही है। 3 दिन का ये शिमला दौरा होगा, क्या कुछ इसको लेकर है जानकारी? जी देखिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है, किसी भी वक्त जो है अधिसूचना हुई है, तो ऐसे में जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग की एक टीम जो है वो 3 दिवस के दौरे पर शिमला पहुंचेगी और यहाँ पे जो है जो निर्वाचन की जो तैयारियां हैं उनका वो जायजा लेगी। और इसी क्रम में जो है वो हिमाचल के जो पोलिंग बूथ चिन्हित किए जा रहे हैं और अन्य जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेगी और जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो देगी, क्योंकि माना जा रहा है कि अक्टूबर 2 वीक में जो यह आचार संहिता हिमाचल में लग सकती है। जी, आचार संहिता हिमाचल में लग सकती है। ये जो टीम है ये किस तरीके से पूरी जो चुनावों की तैयारी है उसका जायजा लेगी? जी देखिए, क्योंकि हिमाचल में चुनाव है तो ऐसे में जो निर्वाचन आयोग की जो पहली कोशिश रहती है वो ये रहता है कि जो मतदान हो 100% हो, तो ऐसे में उसके लिए चुनावी कसरत की जा रही है और जो चुनाव आयोग है वो विशेष अभियान भी वो लॉन्च कर रहा है। इसमें जो 18 साल जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई विशेष जो अभियान है वो चुनाव आयोग लॉन्च करने वाला। और इसके अलावा जो हिमाचल में जो 100 साल पूरा कर चुके हैं शतकवीर जिनको कहा जाता है निर्वाचन आयोग की तरफ से, उनके लिए विशेष एक अभियान लॉन्च किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। और जैसे पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि जो लोग हैं ऐसे जो वृद्ध हैं
उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए विशेष तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से रहती है। और वो चाहे वो रेड कारपेट बिछाने की, उनको लाल गुलाब देकर सम्मानित करने की हो, और अन्य जैसी भी कोई तैयारियों। इसके अलावा जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग, उनको घरों में कैसे उनके वोट दिलवाया जा सके, ऐसी तमाम जो तैयारियां, उसकी जो कसरत है वो हिमाचल निर्वाचन आयोग कर रहा है। क्योंकि जो पूरे हिमाचल में जो पोलिंग बूथ है उन तक जो सामान पहुंचाना है, वहाँ पे जो टीमें लगाई जानी है, उसका जो कसरत है वो भी फिलहाल चुनाव आयोग उसी में लगा हुआ है। जी, ये जो चुनाव आयोग की टीम है, क्या यहाँ पर ये समझा जाए कि पार्टियों पर भी पूरे तरीके से दबाव बना है? क्योंकि जब टीम आ रही है पूरे तरीके से यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए, तो प्रशासन के साथ साथ अब जल्द से जल्द उम्मीदवार घोषित करने का एक दबाव बन गया पार्टियों पर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जो निर्वाचन आयोग की यहाँ पे टीम पहुंच रही है वो कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि जल्द ही जो चुनावों की अधिसूचना है वो कभी भी जारी हो सकती है। और खुद भी जो राजनीतिक दल है वो ये मान के चल रहे हैं कि 10 अक्टूबर के बाद कभी भी राज्य में जो है वो आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में जो है कसरत करने के लिए उनके पास काफी कम समय रह गया है। तो ऐसे में जो चुनावी दल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके जो उम्मीदवार है, जो भावी उम्मीदवार है, उनके जल्दी जल्दी टिकट निश्चित की जाए, उनको मैदान में उतारा जाए। और इसके अलावा भाजपा तो यहाँ पे जो चुनावी कसरत है वो काफी पहले से शुरू कर चुकी है। अपने जो केंद्रीय नेता उनका दौरे प्रस्तावित कर चुकी है। इसके अलावा जो है कांग्रेस भी जो अपना टिकट आवंटन की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि जल्द से जल्द जो टिकट आवंटन की जो पहली सूची है वो कहीं ना कहीं 25 सितंबर तक वो जारी हो जाए, ताकि जो भावी उम्मीदवार है वो अपने मैदान में जाकर खुलकर काम कर सके और जो कांग्रेस की जो जीत है वो सुनिश्चित बना सके। जी, अब पार्टियां किस तरीके से इसको लेकर तैयारियों में जुटी हुई है? कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, किस तरीके की तैयारियां पार्टियों में देखने को मिल रही है? जी देखिए, क्योंकि जब चुनाव नजदीक होता है तो सबसे पहला कोशिश लोगों की, जो राजनीतिक दलों की रहती है कि लोगों तक पहुंचा जाए, जनता तक संवाद किया जाए, उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए। तो ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल है वो विभिन्न जो कार्यक्रम उनके जरिए जो जनता तक पहुंचने का एक प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबसे आगे जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस भी लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लगातार चारों संसदीय क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है और लगातार हमलावर है भाजपा सरकार पर। और उसी तरह आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जो तमाम पार्टियां हैं वो अंदर अंदर कसरत से ये कर रही है कि किस तरह से जो टिकट आवंटन, क्योंकि मुख्य तौर पे टिकट आवंटन ही एक प्रक्रिया रहती है जिससे एक जो है चुनावी जो प्रक्रिया है वो उसमें आगे बढ़ने में राजनीतिक दलों को आसानी रहती है। तो फिलहाल जो ये तीनों दल हैं वो अपने जो टिकट आवंटन है उसकी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और जो घोषणा पत्र है, क्योंकि घोषणा पत्र अहम रहता है, उसकी तैयारी में लगेंगी। दो चीजें अहम है राजनीतिक दलों के सामने, और इनकी जब तमाम जो तैयारियां हो सकेगी हो जाएगी, उसके बाद जो है हिमाचल में पता लग सकेगा कि चुनावी माहौल क्या है और किस दल की तरफ जनता का रुझान है। जी, 22, 23, 24 सितंबर को जो टीम है वो पहुंचने वाली है शिमला में। शिमला के दौरे पर 3 दिवसीय रहेगी। ये जो आयोग की टीम है ये किस तरीके की तैयारियां करेगी, और क्या अभी कोई जानकारी मिल पाई है कि जिस तरीके से पोलिंग बूथ जो है वो भी सिलेक्ट करने का एक अभियान चला है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां? जी बिल्कुल, पोलिंग बूथ जो है उनको चिन्हित करने का अभियान चला। उसके अलावा हिमाचल में क्योंकि छोटा राज्य है, आबादी कम है, तो कोशिश निर्वाचन आयोग की है कि 100% मतदान यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके, एक रिकॉर्ड बनाया जा सके। उसके लिए तमाम तैयारियां निर्वाचन आयोग हिमाचल का जो वो कर भी रहा है। लेकिन जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की यहाँ टीम पहुंचेगी, 3 दिन के वो दौरे पे रहेगी, वो विशेष अभियान और विशेष दिशा निर्देश वो यहाँ पे देगी कि किस तरह से जो 100% मतदान है उसको हासिल किया जा सके। उसके अलावा जो पहली बार जो मतदान कर रहे हैं और उसके अलावा जो शतरंज यानी कि 100 साल अपने जीवन के पूरे कर चुके हैं वो भी मतदान करेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं उनको किस तरह से सम्मानित किया जाए, किस तरह उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाए, और जो महिलाएं हैं उनको, जो युवा है उनको जो कह रहे हैं या त्रस्त हो चुके राजनीतिक दलों से, कई बार देखने में आता है कि वो वोट देने में आनाकानी करते हैं और कहते हैं कि हम मतदान नहीं करेंगे। तो वो जो ऐसे लोग हैं उनको वो टारगेट पर रहेंगे निर्वाचन आयोग के, उनको पोलिंग बूथ तक लाया जाए। और पोलिंग बूथ, क्योंकि हिमाचल में आपको बताएं कि सर्दियां लगभग शुरू होने वाली है और जो ऊंची पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी की संभावना रहती है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की कोशिश रहेगी कि एक ही, अगर पहले चरण में चुनाव होते हैं तो जल्दी ये चुनाव, क्योंकि नवंबर के पहले सप्ताह में ये चुनाव हो जाए, क्योंकि उसके बाद जो है पोलिंग बूथ अगर हम ऊंचाइयों वाले स्थानों पर देखें तो वो बंद हो जाएंगे और वहां पे मतदान प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि पहले चरण में जो 68 विधानसभाओं की जो सीट है वहाँ पे जो पोलिंग बूथ है उनको चिन्हित कर जल्द ही जो है अधिसूचना वो यहाँ पे जारी कर दी। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
विगत 5 सितंबर को गोरेगांव पश्चिम की एक एटीएम कैश वैन कार से 2,80,50,000 रुपए लूटकर भागे कैश वैन चालक और उसके साथी को गोरेगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 80% लूट का पैसा बरामद किया है। पकड़े गए शातिर लुटेरे पर हत्या और हत्या का प्रयास सहित अपहरण का मामला दर्ज है। यह आरोपी यूपी पुलिस का वांटेड आरोपी है। गोरेगांव पुलिस एटीएम कंपनी सीएमएस के मालिक और कैश वैन ड्राइवर को नियुक्त करने वाली एजेंसी जगवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है और तैयारी भी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुंबई उपनगर गोरेगांव पश्चिम पुलिस ने कैश वैन से करोड़ों कैश रुपए लेकर फरार आरोपी उदयभान सिंह को नएगांव से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस के अनुसार आरोपी ड्राइवर यूपी का रहने वाला है। मुंबई की गोरेगांव पुलिस ने कैश वैन से 2,80,50,000 लेकर रफू चक्कर होने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह तीनों अपराधी कहां से और किस लिए पैसे चुराए थे, इसकी जानकारी के साथ हमारे साथ नॉर्थ रीजन के एडिशनल कमिश्नर मिश्र जी है। सर, किस तरह का यह अपराध है? क्या यह अपराध 1 महीने पहले से साजिश देने का प्लानिंग की जा रही थी? जिसमें अभी हमने 3 आरोपी जो मुख्य थे, जो कैश वैन 5 तारीख को यहाँ पर जो सीएमएस कंपनी की एक कैश वैन जिसमें अलग अलग जो एटीएम है उसमें कैश भरने के लिए उपयोग होती है, उसका चालक उदयभान सिंह उसको लेके भाग गया था और थोड़ी दूर पर ही वो कैश वैन खड़ा करके उससे 2,80,50,000 का कैश निकाल लिया गया। उसके साथ उसके 2 और साथीदार थे। अभी तीनों जो आरोपी हैं, उदयभान सिंह, दूसरा आकाश यादव और तीसरा ऋषिकेश सिंह, इन तीनों को अरेस्ट हो चुकी है। तीनों हमारे पुलिस कस्टडी में हैं और लगभग 80% कैश हमने बरामद की है। अलग अलग जगह से इनकी अरेस्ट हुई है। हमारी टीम इतर राज्यों में भी गई है और काफ़ी अच्छा काम हुआ है और 10 दिन के अंदर ही ये केस में तीनों आरोपी हमने अरेस्ट करके और 80% कैश बरामद किया। सर, ये जो तीनों अपराधी हैं उनमें उनके ऊपर कई संगीन आरोप हैं, जैसे मर्डर है, हाफ मर्डर है और फरार भी है। तो ऐसे में इनकी जो गिरफ्तारी हुई है किस तरह से हुई है और जो आरोप लगाए गए हैं वो किस तरह के आरोप हैं? ये तीनों जो आरोपी हैं वो काफ़ी इन पे संगीन केस रजिस्टर्ड है। इसमें 307, 302 मतलब मर्डर, अटेम्प्ट मर्डर, उसके अलावा डकैती, एक्सटॉर्शन, ऐसे गंभीर गुना रजिस्टर हैं इनके खिलाफ। और उसमें से एक जो आरोपी है वो मर्डर के केस में यूपी पुलिस को वांछित है। सर, इतना संगीन आरोप होने के बावजूद भी सीएमएस और बाकी जो एजेंसियां किस तरह से ऐसे लोगों को काम पर रखती है? क्या उनके ऊपर भी इस तरह का कोई गुनाह दर्ज होगा या जांच की जाएगी? इसमें जिस कंपनी ये जिम्मेदारी है उन कंपनियों की जो उनको भर्ती करते हैं या अपने पास काम के लिए रखते हैं कि जब भी ऐसा किसी को नौकरी दी जाती है, इतना संवेदनशील नौकरी है जिसमें करोड़ों की कैश लेके घूमना पड़ता है, तो उसमें अवश्य उनको इसका वेरिफिकेशन करना चाहिए था, जो उनके पार्ट से नहीं हुआ। तो उसमें उनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है, ये हम अवश्य जो भी लीगल कार्रवाई है वो करेंगे, रिपोर्ट भेजनी और रिपोर्ट भेजेंगे। बिल्कुल, गोरेगांव पुलिस की तरफ से बेहतरीन कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 80% जो रिकवरी की गई है, लेकिन इनके पीछे की मकसद क्या है इसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। लेकिन जानकारी यह भी है कि बाकी के जो 20% पैसे हैं उसकी भी रिकवरी के लिए पुलिस काम कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से पुलिस ने ये सफलता हासिल की है और उत्तर प्रदेश के वांटेड को अब गोरेगांव से गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, मुंबई की गोरेगांव पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि एटीएम में कैश लोड करने आई कैश वैन से 2,80,50,000
की को लेकर फरार होने वाले आरोपी उदयभान सिंह और उसके साथी आकाश यादव और तीसरा साथी ऋषिकेश को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मुख्य आरोपी उदयभान सिंह को मुंबई के नायगांव इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2,25,70,000 रुपए जब्त कर लिए गए हैं, जबकि बाकी के जो पैसे हैं वो किसके पास रखे हैं इसकी जानकारी मुंबई की गोरेगांव पुलिस निकाल रही है। लेकिन जिस तरह से गोरेगांव पुलिस ने महज 8 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी उदयभान को गिरफ्तार किया, उसके बाद से तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। इस खुलासे के तहत जानकारी है कि उदयभान सहित उनके अन्य साथियों के ऊपर उत्तर प्रदेश में कई संगीन आरोप लगाए गए हैं, जो एक हैबिचुअल अपराधी है, जिनके ऊपर हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास और लूटपाट जैसे कई मामले दर्ज किए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा वांटेड बताए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी की गई है। मुस्कान जी, अब पुलिस इन पर किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? कब तक इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए मुस्कान जी, इनकी कोर्ट में पेशी की गई है, लेकिन ये गोरेगांव पुलिस कस्टडी में फिलहाल है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस कैश वैन में ड्राइवर उदयभान को रखा गया था, उस किस एजेंसी के तहत रखा गया है, यह जानकारी मुंबई की गोरेगांव पुलिस को लगी है। जानकारी यह है कि सीएमएस कंपनी जो कैश वैन संचालक है, उसको जो है ड्राइवर को नियुक्ति देने वाले जगुआर कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई पुलिस की होने वाली है। क्योंकि कल हमने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त वीरेंद्र मिश्र से जब बात किया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ऐसे बिना पुलिस वेरिफिकेशन किए हुए ऐसे अपराधियों को काम पर रखने वाले कंपनियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि अगर इस अपराधी का वेरिफिकेशन होता तो शायद यह ड्राइवर की नौकरी नहीं पाता और इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देता। यानी कि इसमें चूक जो हुई है नियुक्ति करने वाली कंपनी जगुआर और सीएमएस कंपनी के द्वारा हुई है। ऐसे में दोनों कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी में गोरेगांव पुलिस है। इन दोनों कंपनियों की तो साफ तौर पर जिम्मेदारी बनती थी कि पूरे तरीके से वेरिफिकेशन करवाया जाता, लेकिन खुद जब आरोपी ने ये तमाम घटना को अंजाम दिया, अब उत्तर प्रदेश का वांटेड है ये आरोपी, तो क्या अब इस मामले में ऐसा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का अगर वांटेड है तो वहां पर इसकी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए मुस्कान जी, जब इस मामले में हमने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से पूछताछ किया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि यूपी का वांटेड आरोपी है। इनकी गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस इन्हें ताबे में ले सकती है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाकर यह लोग मुंबई में लूटपाट किए हैं, यह लूटपाट के पैसे दहशत फैलाने के लिए ही उपयोग में लाने वाले थे, इस तरह की जानकारी है। फिलहाल यह भी देखा जा रहा है कि इनके साथ और भी कई अन्य साथी हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा वही सवाल कि आखिरकार इतने बड़े अपराधी को बैंक जैसे जो है संवेदनशील मामले में कैसे इनको जो है नौकरी दिया गया, और ऐसे में जो जब वो कैश लेकर कैश वैन चलाते हैं, जो करोड़ों रुपए की रोज हेरा फेरी होती है, अब ऐसे में इस तरह की चीजें होना लाजमी बनता है। यही वजह है कि मुंबई की गोरेगांव पुलिस जो है सीएमएस कंपनी और जगुआर कंपनी के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी में है। कंपनी पर शिकंजा कब तक कसा जा सकता है? कि आज ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पर छापेमारी हो सकती है? देखिए, मुंबई पुलिस के द्वारा उन्हें नोटिस दी गई है और ये कहा गया है कि आप त्वरित जो है इस पूरे मामले में अपना जो है जवाब दें, अन्यथा जो है संबंधित अधिकारी को जो है इसकी जानकारी दे दी जाएगी जिन्होंने लाइसेंस दिया है। तो यह भी हो सकता है कि इनके लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे एंड जो बैंकर्स हैं उन्हें भी यह सूचित किया गया कि इस तरह की कोई भी कोताही न बरते, अन्यथा उनके साथ भी इतनी बड़ी घटना हो सकती है। अब इन पर पुलिस किस तरीके से इन आरोपियों पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, देखिए मुस्कान जी, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि कैश वैन से एटीएम में लोड करने गए जो है ड्राइवर और उसके साथियों ने मिलकर इतनी बड़ी गुनाहों को अंजाम दिया। तो जाहिर तौर पर मुंबई में इस तरह से कितने और लोगों को रखा गया, इसकी जानकारी जो है मुंबई पुलिस निकाल रही है। फिलहाल गोरेगांव पुलिस ने लगातार कड़ी मेहनत के बाद जो है इन तीनों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद से इनके पास से जो कैश बरामद किए गए हैं वो जब्त कर लिया गया है। फिलहाल 20% जो कैश खर्च किया गया है या किसे दिया गया है, इसकी जानकारी गोरेगांव पुलिस जरूर निकाल रही है, क्योंकि अंदेशा गोरेगांव पुलिस को है कि और कई लोग इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो पैसे खर्च किए गए हैं किसके माध्यम से खर्च किए गए हैं और कहां खर्च किए गए हैं। लेकिन यह जानकारी जरूर मिली है
कि यह पैसे जो है आपराधिक साजिश को अंजाम देने के लिए लूटे गए थे, जिसकी जो है शिनाख्त जो है मुंबई की गोरेगांव पुलिस कर रही है। ठीक है। अब जिस तरीके से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और 2 कंपनियां जो मिली है उन पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन इस तरीके की घटनाएं और ना हो, आगे ना हो, उसके लिए किस तरीके का प्लान है आप पुलिस के पास? देखिए, बिल्कुल मुंबई पुलिस लगातार लोगों से कर रही है कि आप लोग किसी भी कर्मचारी को अगर आप अपनी कंपनी में रखते हैं तो सबसे पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना बेहद जरूरी है और पुलिस को इत्तला करना बेहद जरूरी है कि आप जिसे काम पर रख रहे हैं उसका हैबिट क्या है, उसका चरित्र क्या है और उसके बैकग्राउंड क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं जानेंगे तो आपके साथ भी या किसी के साथ भी इस तरह की बड़ी घटना हो सकती है। अच्छाई तो ये थी कि सिर्फ 17 लाख ही बैंक में अपलोड हो पाया था, बाकी के जो पैसे थे वो कैश वैन में ही थे। लेकिन कैश वैन छोड़कर यह अपराधी जो है कैश लेकर भागा। उसके बाद तो जैसे कैश वैन मिली, तमाम जानकारियां मिली कि किस तरह से ये अपराधी जो है सीसीटीवी की मदद से मुंबई के नायगांव तक इसका पीछा किया गया, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। तो तमाम यंत्रणा जो है मुंबई पुलिस के काम की, इस वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल लगातार यह देखा जा रहा है कि पूरे मामले में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की रुख करते हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड को 2025 तक अग्रणी राज्य बनाने के लिए सीएम लगातार प्रयासरत है और सीएम धामी के संकल्पों को लेकर बीजेपी 16 सितंबर को उनके जन्मदिन पर जनता के बीच जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़े को विभिन्न रचनात्मक कार्यों के माध्यम से मनाया जाएगा। पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी 16 सितंबर को होने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, फिलहाल सीएम धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है धामी सरकार, क्या कुछ अहम जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल ये साफ कर दिया था कि 16 सितंबर यानी आज का दिन जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस है, जिसे भाजपा जो है संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणीय राज्य बनाने का फैसला लिया है। पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो डायरेक्ट जनता के हित से जुड़े हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार पर प्रहार हो, चाहे युवाओं को रोजगार हो, चाहे वो औचक निरीक्षण हो। तमाम मुख्यमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं जो अब तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किए हैं। तो बीजेपी भी सीएम को लेकर बिल्कुल यही कहती है कि धामी जैसा कोई नहीं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने ऐलान कर दिया था कि बीजेपी जो है धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के तौर पर मनाएगी और आज उत्तराखंड के कई जगह पर कई प्रोग्राम किए जाएंगे, जैसे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, गरीबों को वस्तुएं बांटी जाएंगी। तो लगातार बीजेपी इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सुबह ही आज मुख्यमंत्री ने घंटा घर पर विजय संकल्प दौड़ का आरंभ किया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने उसमें हिस्सा लिया। जी, जिस तरीके से युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं, संकल्प दिवस के रूप में धामी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, कार्यक्रम किस तरीके के इसके तहत आयोजित किए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल ही कार्यक्रम का पूरा चार्ट जो है बीजेपी ने जारी कर दिया था, जिसमें पुष्कर सिंह धामी के भी प्रोग्राम थे और इसके अलावा जो महेंद्र भट्ट है उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी जो पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है उसे बीजेपी संकल्प दिवस के तौर पर मनाएगी। तो उसके लिए लोग जो है लोगों की सेवा करें, उनके जाकर जो है फल वितरित करें, मिठाई वितरित करें। इसके अलावा स्वास्थ्य कैंप लगाएं। मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर कहा है कि उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में जो है देश में नंबर 1 बनाना है। इसके अलावा जो इसके लिए कड़े फैसले होंगे वो किए जाएंगे, जन सरोकार से जुड़े जो फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। किसी भी हालत में जो है उत्तराखंड को अग्रणीय राज्य बनाया जाएगा। जी मुस्कान, कब से कब तक ये संकल्प जो पखवाड़ा है वो मनाया जाएगा?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, 16 सितंबर है आज, तो आज ये मनाया जाएगा। इसके अलावा जो बीजेपी के लोग हैं वो इसे जो है, क्योंकि मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है, तो उसको भी लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये लेटर जारी किया था कि बीजेपी का जो मनाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, उस पर केक नहीं काटा जाएगा। मैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात बताऊं तो उन्होंने बीजेपी नड्डा ने बिल्कुल साफ तौर पर केक काटने के लिए मनाही कार्यकर्ताओं से कहा था कि केक ना काटे, बल्कि लोगों की सेवा करते हुए जो है प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाए। तो उसी क्रम में महेंद्र भट्ट ने भी कार्यकर्ताओं से ही अपील की है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी इसी तरीके से मनाया जाएगा जैसे पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मुस्कान, अब जिस तरीके से धामी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसमें आज कहां पर क्या क्या कार्यक्रम है, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से आदेश दिए गए हैं कि चाहे स्वास्थ्य शिविर लगाएं या फिर ब्लड डोनेशन कैंप, तरह तरह के कैंप और जो जनहित कार्य हैं वो किए जाए, कहां पर कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं देहरादून में ही कई जगह आज स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। इसके अलावा ऋषिकेश में जो है ब्लड डोनेशन का कैंप है। इसके अलावा कुमाऊं जिलों में भी यही प्रोग्राम चल रहा है। तो लगातार लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो इस तरीके के काम कर रहे हैं। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि युवाओं में भी एक जोश है, क्योंकि युवा बिल्कुल साफ तौर पर कहते हैं कि धामी जैसा अब तक कोई नहीं है, क्योंकि धामी लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहा है। तो जन्मदिन धामी के जन्मदिन पर लोग जहाँ एक तरफ जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता उत्सुक है, वहीं पर आम लोग भी उत्सुक है। वो इसी का नतीजा है कि आज सुबह जब पुष्कर सिंह धामी घंटा घर पर संकल्प दिवस के अवसर पर संकल्प दौड़ में पहुंचे तो वहां पर सैकड़ों की तादाद में युवा उनके साथ दौड़े। जी मुस्कान, अब आगे आज पूरा दिन जब ये कार्यक्रम मनाया जाएगा तो कब तक, क्योंकि जिस तरीके से हर क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी बनाने का संकल्प लिया है सीएम धामी ने, उन्हीं के संकल्पों को लेते हुए यह संकल्प दिवस मनाया जा रहा है उनके जन्मदिन पर। आज क्या क्या संकल्प बीजेपी द्वारा दिए जा रहे हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, तारिक, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सीएम धामी का जन्मदिन है, जिसे बीजेपी संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। और बीजेपी ये संकल्प दिवस के रूप में आपको बता दें कि ये संकल्प लेना चाह रही है कि उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाए और किसी भी तरीके से उत्तराखंड का जो विकास है वो रुकने ना पाए। इस तरीके का संकल्प लेकर आज सीएम धामी जो है उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और संकल्प दिवस के रूप में उनका ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन जो है वो सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अहम जानकारी दी। कल ही उन्होंने ये साफ बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। आज संकल्प दिवस के रूप में धामी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भी सेवा पखवाड़े के रूप में बड़े पैमाने पर बीजेपी मनाने जा रही है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।